हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम करेंगे केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो कि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज़ करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच होगा। तो फर्स्ट है सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, सेकेंड है सिल्वर क्लोराइड आर्टिफिशियल रेन, थर्ड है जिंक फॉस्फाइड रैट पॉइजन एंड फोर्थ है जिंक सल्फाइड फिलोसफर वुड। तो यहाँ पे इन सब में से जो करेक्ट पेयर है वो है थर्ड वाला ऑप्शन, यानी कि जिंक फॉस्फाइड रैट पॉइजन। अब देखो यहाँ पे क्या क्या गलतियाँ हैं। अगर हम फर्स्ट सेकेंड या फिर फोर्थ ऑप्शन के बारे में बात करें तो जब भी हम बात करते हैं हॉर्न सिल्वर के बारे में तो हॉर्न सिल्वर हम बोलते हैं AgCl को, यानी कि सिल्वर क्लोराइड को। जब हम आर्टिफिशियल रेन के बारे में बात करते हैं तो हम सिल्वर आयोडाइड के बारे में बात करते हैं, जो हम बोलते हैं कि क्लाउड सीडिंग। तो बेसिकली वो सिल्वर आयोडाइड की वजह से होती है, ठीक है। और एक अपने पास होता है फिलोसफर्स वुल। फिलोसफर वुल हम बोलते हैं जिंक ऑक्साइड को। अब देखो जो हमने बोला है ये जिंक फॉस्फाइड, जो हमारा आंसर है, ये केमिकल कंपाउंड होता है जो कि रोडेंटिसाइड के लिए यूज़ किया जाता है। रोडेंट जैसे कि रैट्स वगैरह, उनको मारने के लिए, यानी कि रैट पॉइजन के तौर पे हम जिंक फॉस्फाइड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज। तो देखो जब हम बात करते हैं सोडा वाटर के बारे में तो बेसिकली सोडा वाटर होता क्या है, ये होता है अपने पास कार्बोनेटेड वाटर। तो जो हमारे पास, ठीक है, ये क्या है वैसे तो कार्बोनेटेड वाटर है। तो ये जो हमारे पास सोडा वाटर है वो कैसे ऑब्टेन होता है, जब हम पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ठीक है, और पानी यानी कि H2। अब जब ये मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2, तो H2। देन उसके बाद अपने पास कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यानी कि O3। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक एसिड बन गया, और इस एसिड को हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ठीक है। हम बोलते हैं ना ये जो जितने भी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह होती हैं जैसे कि कोका कोला वगैरह हो गया, तो उसके अंदर हम बोलते हैं कि बेसिकली वो एसिडिक होती है नेचर में। एसिडिक क्यों है नेचर में, क्योंकि उसके अंदर क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड बनता है। तो ये जो सोडा वाटर हमें ऑब्टेन होता है जब हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन करवाते हैं तो वो होता है एसिडिक इन नेचर, यानी कि यहाँ पे जो ठीक ऑप्शन होगा वो होगा C ऑप्शन। अब इसको भी पढ़ लो। सोडा वाटर क्या है, कार्बोनेटेड वाटर है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 को डिसॉल्व किया जाता है पानी के अंदर तो वो बनाता है कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2CO3, जो कि क्या है, एक वीक एसिड है। इसी वजह से जो ये सोडा वाटर है उसको हम कार्बोनेट वाटर भी बोल देते हैं, और ये कैसा होगा नेचर में, स्लाइटली एसिडिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले तो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब होता है लाइफ, डिग्रेडेबल का मतलब होता है ख़राब होना। तो मान लो कोई भी चीज़ पड़ी है तो अल्टीमेटली उसकी डिग्रेडेशन कौन करता है, उनकी डिग्रेडेशन बैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं बायो डिग्रेडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मटेरियल्स के बारे में बात करें तो कुछ होते हैं बायोडिग्रेडेबल और कुछ होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो अगर मैं डोमेस्टिक सीवेज के बारे में बात करूँ तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको डिग्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो डिग्रेडेबल है। अगर मैं बात करूँ लैब डिटर्जेंट के बारे में तो देखो ये जो डिटर्जेंट होते हैं ना, तो इसके अंदर हमें लंबी सी चेन दिखाई देती है हाइड्रोकार्बन की, जिसको तोड़ना बैक्टीरिया के लिए या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये जो लैब डिटर्जेंट्स होते हैं ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। अगर मैं सोप के बारे में बात करूँ, देखा जाए तो ये जो सोप होता है या डिटर्जेंट होता है इनका मैकेनिज्म ऑलमोस्ट सेम होता है। इनका क्लिनजिंग एक्शन होता है, ये मिसल की फॉर्मेशन करते हैं, और जो भी कपड़े वगैरह होते हैं या फिर कोई भी सरफेस है तो उसमें से जो भी डर्ट वगैरह है उसको ये वॉश आउट करने का काम करते हैं, राइट। लेकिन देखो होता क्या है कि जब हम सोप के बारे में बात करते हैं ना तो यहाँ पे जो चेन बनती है वो काफ़ी
कम कार्बन की बनती है एज़ कम्पेयर टू डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की जो चेन होती है वो काफ़ी लंबी होती है। तो जब भी हम सोप के बारे में बात करते हैं ना, तो सोप बायोडिग्रेडेबल होता है। प्लांट लीव्स, तो अब देखो जब लीव्स वगैरह गिरती हैं सॉइल में तो अल्टीमेटली उसमें डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाती है, जो कि कौन करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। तो ये जो प्लांट लीव्स होती हैं ये भी कैसी होती है, डिग्रेडेबल होती है। तो कौन सी चीज़ यहाँ पे बायोडिग्रेडेबल नहीं है, लैब डिटर्जेंट। तो हमने क्या बोला कि बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसको तोड़ा जा सकता है, कैसे, बाय नेचुरल ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया से, और वो उस चीज़ को किस में तोड़ देते हैं, सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। सोप जो है उसको हम जनरली बायोडिग्रेडेबल ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि उसमें जो कार्बन की चेन होती है वो शॉर्टर होती है। डोमेस्टिक सीवेज के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि माइक्रोब्स आसानी से डिकम्पोज कर सकते हैं। प्लांट लीव्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो प्लांट लीव्स होती है वो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि नेचुरली डिकम्पोज कर जाती है, और किसके एक्शन से डिकम्पोज करती है, बैक्टीरिया और फंगस के एक्शन से। लैब डिटर्जेंट्स के बारे में बात करें तो उसके अंदर लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जो कि माइक्रोब्स बड़ी आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से कैसे हो जाते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ डिटर्जेंट्स को तो स्पेसिफिकली नॉन बायोडिग्रेडेबल ही बनाया जाता है, इसी वजह से हमारा जो आंसर आया वो क्या आया, लैब डिटर्जेंट्स आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द प्रोसेस इज़ नोन एज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हम किसको बोलते हैं, तो फर्स्ट देखो यहाँ पे रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। तो ये जो मैंने यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन पढ़ा, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जब हम नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ तो क्या बन रहा है, नाइट्रिक एसिड बन रहा है। तो नाइट्रिक एसिड का बनना नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर नहीं आता है। ठीक है, दूसरा देखो, रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विद वाटर टू फॉर्म नाइट्रिक एसिड। अब ये दूसरा मेथड भी है, जो दूसरा ऑप्शन है वो भी हमें क्या देखने को मिल रहा है, नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन ही देखने को मिल रही है ना। और वो कैसे, इस बार हमने बस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को पानी के साथ रिएक्ट कर दिया, लेकिन जैसे मैंने पिछले ऑप्शन में भी बोला था कि नाइट्रिक एसिड का जो बनना होता है वो नाइट्रिफिकेशन रिएक्शन के अंदर नहीं आता है। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्राइट्स, अमोनिया का नाइट्राइट में चेंज हो जाना, तो ये प्रोसेस नाइट्रिफिकेशन के अंदर आता है। और फोर्थ भी देख लो एक बार, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का कन्वर्जन। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो अपने पास जो नाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस देखने को मिलता है वो सी वाला ऑप्शन होता है, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया टू नाइट्रेट। तो जब भी हम नाइट्रिफिकेशन के बारे में बात करते हैं तो एक 2 स्टेप प्रोसेस होता है नाइट्रोजन साइकिल का। यहाँ पे क्या होता है, पहले प्रोसेस के अंदर देखो जो अमोनिया है यानी कि जो NH3 है, ये बेसिकली जब हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में बात करते हैं ना, तो अमोनिया एक फर्टिलाइज़र होता है जो कि हमारी सॉइल में नाइट्रोजन की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो ये जो अमोनिया है यानी कि NH3, इसको सबसे पहले कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में, जो हमारे पास ऑप्शन में हमें देखने को मिला था। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट में। नाइट्राइट क्या होता है, NO2 नेगेटिव होता है। और कौन कन्वर्ट करता है इसको, एक बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है जिसका नाम क्या है, नाइट्रोसोमोनास। और ये जो नाइट्राइट है यानी कि NO2 नेगेटिव है, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडाइज यानी कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा और वो क्या बना देगा, नाइट्रेट बना देगा यानी कि NO3 नेगेटिव बना देगा। और यहाँ पे बैक्टीरिया कौन होता है, नाइट्रोबैक्टर। तो ये जो कन्वर्जन होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है प्लांट्स के लिए, ताकि वो नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में यूटिलाइज कर सके। ठीक है, तो होता तो 2 स्टेप प्रोसेस। और हमारे ऑप्शन के अंदर क्या लिखा हुआ था, अमोनिया का कन्वर्ट होना नाइट्राइट के अंदर। तो ये किस प्रोसेस के अंदर आता है, नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉट अ केमिकल चेंज। तो जब भी हम चेंज के बारे में बात करते हैं तो एक तो होता है फिजिकल चेंज
और एक हमें देखने को मिलता है केमिकल चेंज। अब देखो इतना तो हमें पता है कि जब भी हम किसी कंपाउंड के बारे में बात करते हैं ना तो उसका कुछ ना कुछ केमिकल फॉर्मूला होता है। जैसे कि मान लो अगर मैं सॉल्ट के बारे में बात कर रही हूँ तो वो क्या होगा, NaCl होगा। पानी के बारे में बात करें तो वो H2O हो जाएगा, राइट। अगर मैं बात कर रही हूँ सुक्रोज के बारे में, बेसिकली जो टेबल शुगर होती है उसका फॉर्मूला होता है C12H22O11, राइट। तो देखो जहाँ पे भी हमें ये देखने को मिलेगा कि ये जो केमिकल फॉर्मूला है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा केमिकल चेंज के अंदर। और जहाँ पे हमें ये फॉर्मूला चेंज होता हुआ नहीं नज़र आएगा वो फिज़िकल चेंज के अंदर आएगा। मान लो मैंने तुम्हें बोला आइस चेंज हो रही है वाटर में, तो आइस की अगर हम बात करें तो वो भी उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2 है तो पानी ही, राइट। और वाटर की बात करें तो वो भी किस में चेंज हो रहा है, H2O में। तो यहाँ पे सिर्फ फेस का चेंज हो रहा है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे केमिकल फॉर्मूला देखूँ तो वो चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये किसके अंदर आएगा, ये आएगा फिजिकल चेंज के अंदर। अगर मैं पेपर के बारे में बात करूँ, पेपर को अगर मैं क्रम्बल कर दूँ, ठीक है, तो पेपर ही रह रहा है, राइट। तो वो किसके अंदर आया, फिजिकल चेंज के अंदर। लेकिन अगर मैंने उसी पेपर को जला दिया, बर्न कर दिया, तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया और साथ में गैसेस बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे नया सब्सटेंस बना और साथ में जो केमिकल कॉम्पोजिशन थी वो भी चेंज हो रही है। इसी वजह से वो किसके अंदर आएगा, बर्निंग, केमिकल चेंज के अंदर। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। तो अगर देखो फर्स्ट क्या है अपने पास, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मिल्क से यहाँ पे क्या बन रहा है, कर्ड बन रहा है। तो ये केमिकल चेंज है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नया सब्सटेंस बन रहा है। सेकेंड है राइपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट जो है वो पूरा पक रहा है, ठीक है। और देखो एक और चीज़, केमिकल चेंज जो होता है ना वो इरिवर्सिबल चेंज होता है, यानी कि उसको हम दोबारा से उसी पोजीशन पे लेके नहीं आ सकते। लेकिन जो फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सिबल चेंज होता है। जैसे जो हमने अभी बात की थी पानी वाली, ये वाली, तो देखो यहाँ पे आइस में अगर वाटर में चेंज कर दे तो वाटर को दोबारा से मैं आइस में चेंज कर सकती हूँ। लेकिन जो मैंने बोला था कि पेपर को हम बर्न कर रहे हैं, तो क्या उस पेपर, उस दोबारा ऐश को पकड़ के या उस गैस को पकड़ के क्या दोबारा से हम पेपर बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो जब हम केमिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो इरिवर्सिबल होता है, जब हम फिजिकल चेंज के बारे में बात करते हैं तो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। देन देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। अब फ्रूट जो है उसकी राइपनिंग हो रही है, तो ये तो इरिवर्सिबल चेंज हो गया, ठीक है। तो क्यों राइपनिंग हो रही है, क्योंकि केमिकल चेंज आ रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। फोर्थ देखो, बर्निंग ऑफ कोल, कोल का बर्न होना। जब भी हम किसी चीज़ को बर्न करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, नए प्रोडक्ट बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पे भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है। वहीं पे अगर मैं बोलूँ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाटर की इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है कि पानी जो कि लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट था वो किस में चेंज हो रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि गैस में चेंज हो रहा है। तो लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है, गैस से ऑब्वियसली। अब देखो यहाँ पे भी क्या है, H2O ही है और यहाँ पे भी क्या है, H2O ही है। तो अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ लिक्विड को, तो वो किस में चेंज हो जा रहा है, वाटर वेपर में चेंज हो जा रहा है। और अगर मान लो मैंने इस वाटर वेपर को कूल कर दिया तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें इवेपोरेशन ऑफ वाटर देखने को मिल रहा है वो क्या है, एक फिजिकल चेंज। और हमने यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन में, नॉट केमिकल चेंज। जो केमिकल चेंज जो नहीं है वो क्या है, सी ऑप्शन, यानी कि इवेपोरेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बेकलाइट इज फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ। तो देखो जब भी हम बेकलाइट के बारे में बात करते हैं ना, तो ये कौन सा प्लास्टिक होता है, ये होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो देखो होता क्या है कि जब भी ना हम प्लास्टिक के बारे में बात करते हैं तो प्लास्टिक दो तरीके के होते हैं। एक तो हमें देखने को मिलता है थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, और एक हमें क्या देखने को मिलता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो अगर मैं बात करूँ थर्मोप्लास्टिक, थर्मो बेसिकली जो वर्ड है ना वो टेम्परेचर से रिलेटेड होता है। तो जैसे अगर मैं पॉलीथीन बैग्स के बारे में बात करूँ, अगर तुम हीट दोगे तो वो डीमोल्ड होना शुरू हो जाता है, राइट। तो वो किसके अंदर आता है, थर्मोप्लास्टिक के अंदर। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं कि मतलब अगर कम हीट दो
ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए अगर उसे डीमोल्ड होना है, लेकिन उससे पहले वो डीमोल्ड नहीं होगा। जैसे कि अगर तुम स्विच बोर्ड्स के बारे में बात करो या फिर जो प्रेशर कुकर का हैंडल होता है ना, वो भी किसका बना हुआ होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का बना हुआ होता है। ठीक है, और मेन यहाँ पे क्या आ जाता है, बेकलाइट, बेकलाइट का बना होता है। और एक और चीज़ याद रखनी है बेकलाइट के बारे में कि ये फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक था। ठीक है, तो फर्स्ट मैन मेड प्लास्टिक भी क्या है, बेकलाइट। तो ये जो बेकलाइट है वो कैसे बनता है, बेकलाइट बनता है फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड की कंडेंसेशन से। तो देखो क्योंकि ये प्लास्टिक है तो प्लास्टिक क्या होता है, पॉलीमर होता है, राइट। और ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, मोनोमर्स के बने होते हैं। तो ये इसके मोनोमर्स कौन कौन है, फिनोल है और फॉर्मेल्डिहाइड है। तो यहाँ पे देखो जो बेकलाइट है वो कैसे बनता है, कंडेंसेशन ऑफ फिनोल एंड फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है। ये जो बेकलाइट होता है एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है, ठीक है, थर्मोसेटिंग फिनोल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन होता है जो कि इन दोनों की कंडेंसेशन से बनता है। और ये दोनों इसके क्या होते हैं, मोनोमर्स होते हैं। और ये वर्ल्ड का फर्स्ट सिंथेटिक प्लास्टिक भी था। फिनोल क्या होता है, ये बेंजीन की रिंग के ऊपर हम यहाँ पे क्या बना देते हैं, OH का ग्रुप बना देते हैं इस तरीके से, ठीक है, ये है फिनोल। फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, कार्बन, इसके साथ जुड़ा होता है डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, यहाँ पे होगा H और यहाँ पे भी क्या होगा H। तो बेसिकली एक एल्डिहाइड होता है, ठीक है, सबसे लोअर, मतलब कि कार्बन यहाँ पे कितना है, एक ही कार्बन है। तो इन दोनों की कंडेंसेशन से क्या बनता है, बेकलाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोप रिमूव्स ग्रीस बाय। सोप जो है वो ग्रीस को कैसे रिमूव करता है, तो फर्स्ट ऑप्शन है कोएगुलेशन, सेकंड ऑप्शन है एड्सॉर्प्शन, थर्ड है इमल्सिफिकेशन एंड फोर्थ है ऑस्मोसिस। तो ये जो सोप है वो ग्रीस को रिमूव करता है बाय इमल्सिफिकेशन। तो देखो होता क्या है कि मान लो ये है कपड़ा, इस कपड़े के ऊपर लगा हुआ है ग्रीस, ग्रीस क्या है, ऑयल बेस्ड डर्ट है। तो जब भी हम सोप के बारे में बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, एक लंबी सी चेन देखने को मिलती है जो बनी हुई होती है हाइड्रोकार्बन की। और ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है, अब देखो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रो हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। तो जो कंपाउंड हाइड्रोजन और कार्बन को मिला के बनता है उसको हम क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन बोल देंगे, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट होता है ना, ये होता है हाइड्रोफोबिक इन नेचर। हाइड्रो यानी कि पानी, फोबिक यानी कि डरना, यानी कि ये पानी से डरने वाला पार्ट है। और यहाँ पे इस तरीके से या तो Na प्रेजेंट होगा या तो K प्रेजेंट होगा, सोडियम या फिर पोटाशियम। तो ये वाला जो एंड होता है ना, ये पोलर एंड होता है, यानी कि यहाँ पे हमें एक नेगेटिव देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो ये इसका जो हेड है, ये जैसे ये टेल है इसकी, ठीक है, और ये इसको हम क्या बोल देते हैं, इसका हेड बोल देते हैं, ठीक है। तो इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक इन नेचर। हाइड्रो मतलब पानी, फिलिक का मतलब होता है प्यार करना, लविंग। तो ये पानी को प्यार करता है, वाटर लविंग है ये। तो अब देखो होगा क्या कि ये जो अपने पास ये थी टेल, वो तो इस ग्रीस के साथ मिल जाएगी क्योंकि पानी से डरती है, तो पानी के साथ तो रिएक्शन शो नहीं करेगी। और ये जो हेड वाला पार्ट है वो किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, वो पानी के साथ रिएक्ट कर जाएगा। तो अपने पास कुछ इस तरीके की सरफेक्टेंट की फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको हम क्या बोल देते हैं, मिसल बोल देते हैं। और ये जो मिसल होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रीस के साथ अटैच होते हैं, पानी के साथ अटैच होते हैं। इसको जब हम एजिटेट करते हैं, बेसिकली इसको जब इस तरीके से एक्शन करते हैं, राइट, रगड़ते हैं इसको जब, तब क्या होता है कि ये जो है मिसल वो उस डर्ट को ऊपर उठा लेता है एंड देन उसको हम पानी से साफ़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन एक प्रोसेस है ऑफ डिस्पर्सिंग, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड ओवर अ वाइड एरिया, दो या दो से ज़्यादा इमिसिबल लिक्विड्स का, ताकि वो एक सेमी स्टेबल मिक्सचर बना सके। और ये जो सोप है वो ग्रीस को रिमूव करता है थ्रू इमल्सिफिकेशन। कैसे करता है,
मिसल की फॉर्मेशन से करता है। ये जो मिसल होता है वो ग्रीस के पार्टिकल को सराउंड कर लेता है। सोप का जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर अट्रैक्टिंग हेड प्रेजेंट होता है एंड हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर रिपेलिंग टेल प्रेजेंट होती है। ये जो हाइड्रोफोबिक टेल होती है वो ग्रीस के साथ डिसॉल्व हो जाती है, जबकि जो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, ठीक है, वो वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है, जिसकी वजह से ये ग्रीस जो है उसको सस्पेंड कर देते हैं जब हम उसको धोते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज बेस्ड ऑन एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। जो हम रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं कि सबसे ऊपर पोटाशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम वगैरह आ जाते हैं सारे, देन सबसे नीचे हमारे पास गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आ जाते हैं। तो ये जो एक्टिविटी सीरीज़ है या रिएक्टिविटी सीरीज़ है, इनमें से कौन सी रिएक्शन के ऊपर बेस्ड है, मतलब कौन सी रिएक्शन बेस्ड होती है इस सीरीज़ के ऊपर। तो फर्स्ट ऑप्शन है डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तीसरा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ है सिंथेसिस रिएक्शन। तो देखो, जब हम डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बात करते हैं ना, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि कोई चीज़ टूट रही है। मान लो यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड टूट रहा है कार्बन प्लस ऑक्सीजन के अंदर, तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोल दूंगी, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन बोल दूंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ जो है वो टूट रही है। दूसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मान लो हमारे पास है ए प्लस हमारे पास बी और सी है, ठीक है। यहाँ पे होगा क्या कि अगर ये जो ए वाला मेटल है हमारे पास, अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव हुआ तो ये क्या करेगा, इस बी को यहाँ से निकाल देगा बाहर और खुद इसकी जगह ले लेगा। तो यहाँ पे ये ए के साथ बना लेगा बॉन्ड और बी यहाँ से क्या हो गया, बाहर हो गया। और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये कैसा होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो यानी कि यहाँ पे ये वाली रिएक्शन किसके ऊपर बेस्ड है, रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, और वो कब बाहर निकालेगा, जब वो उसके मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, डीकॉम्पोजिशन में हमें ये देखने को नहीं मिल रहा था। तीसरा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कि हमारे पास ए बी था, हमारे पास सी डी था, लेकिन अब क्या हुआ कि ए जो है वो सी के साथ उसने बॉन्ड बना लिया और बी ने डी के साथ बॉन्ड बना लिया। तो ऐसा बॉन्ड हमें कब देखने को मिलता है, जब यहाँ पे आयंस हो। जैसे मान लो ये पॉजिटिव था और ये क्या था, नेगेटिव, और ये वाला क्या था अपने पास, नेगेटिव, और ये वाला क्या था, पॉजिटिव था। तो पॉजिटिव किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव के साथ, और ये जो नेगेटिव है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये यहाँ पे हमें कोई भी रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड हमें कुछ भी नज़र नहीं आता है। तीसरा है सिंथेसिस रिएक्शन, किसी चीज़ का बनना, कि मान लो मेरे पास ए और बी था, इन दोनों की अगर मैंने रिएक्शन करवाई तो बन गया ए बी। ठीक है, तो इसको हमने क्या बोल दिया, सिंथेसिस रिएक्शन। यहाँ पे भी हमें रिएक्टिविटी सीरीज देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो कौन सी रिएक्शन है जो कि बेस्ड होगी एक्टिविटी सीरीज के ऊपर, वो है बी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो तभी होती है जब एक मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव मेटल को उसके कंपाउंड से। जो पोजीशन होती है मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वही डिटरमाइन करती है रिएक्टिविटी को। जब एक मेटल जो सीरीज़ में ऊपर की तरफ होता है, जब वो कांटेक्ट में आता है किसी सॉल्यूशन के जिसमें लेस रिएक्टिव मेटल प्रेजेंट होता है, तो वो क्या करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल को टाटा बाय बाय कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा, जिसकी वजह से ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वो एक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर बेस्ड होती है। डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंपाउंड जिसमें ब्रेक हो रहा है सिंपलर सब्सटेंसेस में, इसके अंदर हमें एक्टिविटी सीरीज देखने की ज़रूरत नहीं होती है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो एक्सचेंज कर लेते हैं केटाइन यानी कि पॉजिटिव चार्ज को और अनाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज को। ठीक है, और सिंथेसिस रिएक्शन में जब एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन कर लेते हैं और सिंगल कंपाउंड बना देते हैं, तो यहाँ पे भी ये मेटल की रिएक्टिविटी के ऊपर डिपेंड बिल्कुल भी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन इज, कोरोजन का मतलब क्या होता है, मेटल का खराब होना, बेसिकली उसको हम कोरोजन बोल देते हैं। तो पहला ऑप्शन देखो, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। तो देखो, जब हम सिल्वर के बारे में बात करते हैं, आप
आपके घर में अगर सिल्वर के आर्टिकल्स पड़े हुए हैं या फिर मान लो आपके पास ज्वेलरी है सिल्वर की, तो आपने देखा होगा कि उसमें ब्लैक ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो ब्लैक ब्लैक क्यों हो रहा है? उसकी कोरोजन हो रही है। और ये जो सिल्वर की कोरोजन होती है वो किसकी वजह से होती है? सल्फ़र की वजह से होती है। वैसे तो देखा जाए तो सिल्वर जो होता है काफ़ी लेस रिएक्टिव होता है एलिमेंट, लेकिन स्टिल ये किसके साथ रिएक्ट कर जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसमें से मेन सल्फ़र के साथ। तो ये सिल्वर सल्फाइड बना देता है और सिल्वर सल्फाइड ब्लैक कलर का होता है। दूसरा देखो, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। तो देखा होगा ये जो कॉपर के आर्टिकल्स होते हैं या फिर कॉपर की भी ज्वेलरी होती हैं, तो वो उसमें ग्रीन ग्रीन सी कोटिंग आना शुरू हो जाती है। तो वो भी क्या हुई? उसकी कोरोजन ही तो हुई। यहाँ पे होता क्या है कि जो कॉपर है ना, वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और वो क्या बना देगा? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बना देगा, जो कि ग्रीन कलर का होता है। तो यहाँ पे भी क्या, ये मेटल की डेटोरेशन हो रही है, तो ये भी कोरोजन के अंदर आएगा। तीसरा देखो, ब्राउन कोटिंग ऑन आयरन। तो आयरन जो है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्टिंग हम बोल देते हैं ना, रस्ट बनाता है, Fe2O3 बनाता है .XH2O। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? कोरोजन के अंदर आ गया। यानी कि यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। तो कोरोजन एक प्रोसेस होता है जिसमें मेटल की डेटोरेशन होती है। कैसे होती है? जब वो उसकी रिएक्शन, उस मेटल की रिएक्शन होगी अपने इन्वायरमेंट के साथ। जैसे कि अगर हम बात करें सिल्वर के बारे में, तो वहाँ पे ब्लैक कोटिंग होना शुरू हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि सिल्वर सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। ग्रीन कोटिंग कॉपर के ऊपर होना शुरू हो जाती है। क्या बनता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट बनता है। और ब्राउन कोटिंग होना शुरू हो जाती है आयरन के ऊपर, क्योंकि आयरन का ऑक्साइड बनता है जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.XH2O। ये भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। देखो, केमिकल चेंज से रिलेटेड दोबारा आ गया क्वेश्चन। वहाँ पे हमने पूछा था कि कौन सा जो केमिकल चेंज नहीं है, यहाँ पे हम बात करें जो केमिकल चेंज है। तो जब हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ पेपर के बारे में, तो पेपर का बर्न होना, अब बर्न हो रहा है तो नया सब्सटेंस तो बन ही रहा है ना। तो ये क्या है? केमिकल चेंज है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ सॉफ्ट आयरन। अब आयरन की अगर मैग्नेटाइजेशन हो रही है तो आयरन ही रह रहा है ना यहाँ पर, इसमें केमिकल फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंज के अंदर आ रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ केन शुगर इन वाटर। शुगर का पानी में चेंज हो रहा है, लेकिन पानी तो पानी रह रहा है, शुगर भी शुगर रह रही है ना। तो इसलिए ये भी एक फिजिकल चेंज के अंदर आता है, केमिकल चेंज के अंदर नहीं आता है। और फोर्थ क्या है? प्रिपरेशन ऑफ आइस क्यूब फ्रॉम वाटर। तो वाटर H2O, आइस क्यूब H2O। तो यहाँ पे भी मुझे कोई न्यू प्रोडक्ट तो दिख नहीं रहा, यानी कि ये भी क्या है? फिजिकल चेंज है। तो इकलौता केमिकल चेंज हमें यहाँ पे कौन सा देखने को मिल रहा है? बर्निंग ऑफ पेपर देखने को मिल रहा है। तो बर्निंग ऑफ पेपर क्या है? केमिकल चेंज। क्यों? क्योंकि जब पेपर बर्न करता है तो उसमें क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ और नए सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कि ऐश, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। ये जो नए सब्सटेंस होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल अलग होती है एज़ कम्पेयर टू पेपर के, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज होता है। तो आज हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आया हुआ होगा। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।